गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज चलिए हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं। बहुत सारी न्यूज़, हालांकि नीट के बारे में, एनटीए के बारे में तमाम तरह की न्यूज़ आ रही है बाहर से। अभी आज मेरा मन नहीं है कोई सी बात करने का, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से वही बातें कर रहे हैं। सुबह सोकर उठते हैं और मैं भी, आप अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, और वही नेगेटिव बातें मैं आपसे करता हूँ। तो मन को कई बार ऐसा लगता है कि ये मॉर्निंग मोटिवेशन ना होकर मॉर्निंग डीमोटिवेशन बन गया है इस समय। ठीक है, तो उस ट्रैप से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मैं बातें करता रहूँगा, बीच में कभी मन करेगा दिन में कोई वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आप अवेयर रहें चीज़ों को लेके, आप, है ना। लेकिन फोकस उस पर, मतलब मेरा मानना है कि देखिए, जस्टिस के लिए बोलना पड़ेगा, न्याय के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन जो है कि हम दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, पॉजिटिव नोट में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सैपियंस बुक, जिसमें कि हमने पिछले 3 एपिसोड में काफ़ी कुछ आपको बताया हमने कि ह्यूमंस ने बिग ब्रेन का डेवलपमेंट की क्या कीमत उसको चुकानी पड़ी। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, उसी में हम आगे करते बढ़ेंगे बेटा। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंसान का जो मस्तिष्क है, ब्रेन का साइज बड़ा हो गया और वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुई उससे कि इंसान को अल्पविकसित या अविकसित अवस्था में पैदा होना पड़ा। बाकी सभी एनिमल जो है वो कम्प्लीटली पूरे डेवलप होकर ही पैदा होते हैं, इसलिए वो जो है उनमें ज़्यादा उनके ब्रेन को मॉडिफाई करने की संभावनाएं नहीं रहती। पर इंसान के का जन्म जो होता है वो कच्ची मिट्टी के समान होता है, तो मतलब वो किसी भी फॉर्म में उसको मोल्ड कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से उसे आप सिखा सकते हैं चीज़ों को, और यही सबसे बड़ी ताकत रही है हमारी। We assume that a large brain, the use of tools, superior learning abilities, and complex social structure are huge advantages. It seems self-evident that these have made humankind the most powerful animal on the earth. हम ये मानकर चलते हैं कि जो जो हमारा बड़ा ब्रेन है और जो हमने हथियारों का यूज़ करना सीखा, पत्थरों के औजार बनाना सीखा, सीखने की जो हमारी क्षमता थी, है ना, और हमारा सामाजिक जो स्ट्रक्चर था, वो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं हमें। ठीक है, और यही यही एक बड़ा कारण रहा है कि इंसान जो है वो इस धरती पर सबसे सफलतम जीवों में से एक रहा है। पर एक बड़ी मज़ेदार बात ये है, बट humans enjoyed all of these advantages for a full 2 million years, during which they remained weak and marginal creature. पर मजे की बात यह है कि आज इंसान अपने आप को धरती पर सबसे ताकतवर कहता है, लेकिन तकरीबन 2 मिलियन वर्ष तक, 20 लाख वर्षों तक वो जो है एक डरा हुआ प्राणी रहा है, उठ के एक कमजोर और डरा हुआ प्राणी रहा है। तो प्रश्न उठता है कि जो एडवांटेजेस थे हमारे पास में, वो उसको क्यों नहीं मिल पाया उस समय। ठीक है, thus humans who lived a million years ago, despite their big brain and sharp stone tools, dwelled in constant fear of predator, rarely hunted large game, and subsisted mainly by gathering plants, scooping up insect, stalking small animals, and eating the carrion left behind by other more powerful carnivores. वो कहता है आपसे कि तकरीबन यदि हम 1 मिलियन वर्ष पहले जाएं, 10 लाख वर्ष पहले जाएं, तो हमारे पास बड़ा ब्रेन भी है, हमारे पास शार्प स्टोन टूल्स भी हैं, लेकिन तब भी इंसान जो है वो डर कर रह रहा है। ठीक है, वो बड़े बड़े शिकार वो नहीं कर पा रहा है, वो जो 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 कंदमूल होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें खा रहा है, वो इंसेक्ट को लकड़ी डालता है, दीमक को दीमक खा रहा है, वो इंसेक्ट्स को खा रहा है, वो उठ के छोटे एनिमल्स का शिकार कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़े एनिमल, बड़े पावरफुल कार्निवोर है, टाइगर हो गया, बड़े पावरफुल कार्निवोर है, उनका बचा खुचा खा रहा है वो। ठीक है, उसमें क्षमता नहीं है अभी इतनी कि वो खुद बड़ा शिकार कर सके। One of the most common uses of early stone tool was to crack open bones in order to get the marrow. Some researchers believe this was our original Nikkei. Just as woodpecker specialize in extracting insect from the trunk of trees, the first human specialized in extracting marrows from the bones. अब वो कहता है कि सबसे पहले जो हमने हथियार बनाए थे पत्थर के, उनका सबसे बड़ा रोल ये था कि वो जो जब कभी टाइगर शिकार करेगा ना, तो उस शिकार के बाद जो बचा हुआ हड्डियाँ होती हैं उसकी, उन हड्डियों को फोड़कर वो बोन मेरो निकालता था, और बोन मेरो को जो है वो खाया करता था इंसान। ठीक है, मतलब कई रिसर्च में मालूम चलता है कि इंसान का जो एनिमल के तौर पे भी इंसान का जब इवोल्यूशन हुआ ना, तो वो हड्डी को फोड़कर अंदर का मेरो खाने के लिए खाया था, और के वही उसका एक्चुअल फूड था उसका, और सदियों तक ऐसा रहा है, मिलियंस ऑफ वर्ष तक ऐसा रहा है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि वो होता है ना, कनफोड़वा होता है जो अपना लंबी सी चोंच होती है और पेड़ में जो चोंच मारता है और कीड़े खा लेता है अंदर से निकाल के, वैसे ही हम लोग स्पेशलाइज थे हड्डी फोड़कर मेरो खाने के लिए, जो अंदर की मज्जा होती है उसे खाने के लिए। क्वेश्चन उठता है, वाई मेरो? Well, supposed you observe a pride of lions take down and devour a giraffe.
You wait patiently until they are done, but it's still not your turn because first the hyenas and jackals, and you don't dare interfere with them, scavenge the leftovers. Only then would you and your band dare approach the carcass, look cautionally left and right, and dig into the edible tissue that remained. वो कहता है बोन मैरो क्यों खाई इंसान ने, ठीक है। जैसे कि एक टाइगर के ग्रुप ने जो है वो टाइगर ने या टाइगर के ग्रुप ने जो है जिराफ का शिकार किया, जिराफ को मार गिराया, जिराफ को पहले उसने खा लिया। कि आप दूर से छिप के जंगल में पेड़ के पीछे कहीं दूर से छिप कर देख रहे हो कि टाइगर ने जिराफ का शिकार किया है, उसे खा लिया है। इसके बाद भी आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद लोमड़ियाँ आएंगी वहाँ पे जो है सियार आएंगे, जैकल्स, फॉक्स आएंगे, पहले वो खाएंगे बचा हुआ मांस, उसके बाद सिर्फ आपके लिए बचेगी हड्डियाँ। और इंसान के लिए जो हड्डियाँ बचेंगी वो हड्डियों को फोड़ कर उसमें से डरते डरते वहाँ पहुँचेगा। कहीं ऐसा ना कि उसका शिकार कर ले कोई, के डरते डरते उसका ग्रुप वहाँ पहुँचेगा, फिर देखिएगा लेफ्ट और राइट की कोई दूसरा शिकारी तो नहीं है आसपास, फिर हड्डियों को लेकर उसको फोड़ेगा और उसका बोन मैरो वो खाएगा, ठीक है। दिस इज ए की टू अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी. Genus Homo's position in the food chain was, until quite recently, solidly in the middle. For millions of years, humans hunted small creatures and gathered what they could, and all the while being hunted by larger predator. It was only 4 lakh years ago that several species of man began to hunt large game on a regular basis, and only in the last 1 lakh years, with the rise of Homo sapiens, the man jumped to the top of the food chain. वो कहते हैं कि ये सब जानकारी से हमको मालूम चलता है कि हमारी पुराने इतिहास क्या रहा है, हमारी मनोविज्ञान क्या रहा है। और जीनस होमो की जो पोजीशन थी फूड चेन में वो बीच में कहीं पर थी, ठीक है। वो टॉप कॉर्निवोरा या श्रेष्ठ शिकारी वो नहीं था, ठीक है। और तकरीबन कहते हैं कि 4 लाख वर्ष पहले जो है वो इंसान ने जो है वो कोशिश करना शुरू किया, बड़े शिकार करने का, झुंड बनाया उसने, हथियार बनाया उसने, बड़े जानवरों का शिकार किया उसने। और 1 लाख वर्ष पहले जब होमो सेपियंस का उदय हुआ तब वो फूड चेन के टॉप पर आ गया, क्योंकि उसने बहुत फाइन हथियार बना लिए उसने, और उसने शिकार करना सीख चुका था वो। और अब वो मतलब अभी भी जो है वो प्रीडेटर के बराबर है ना। टाइगर और इंसान में आमने सामने मुकाबला हो जाए तो इंसान उसके सामने कहीं टिकता नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता से, हथियारों से वो टॉप फूड चेन के टॉप पर जाकर बैठ गया। That spectacular leap from the middle to the top had enormous consequences. Other animals at the top of the pyramid, such as lions and sharks, evolved into position very gradually over millions of years. This enabled the ecosystem to develop check and balance that prevent lions and sharks from wreaking too much havoc. As lions become deadlier, so gazelles evolved to run faster, hyenas to cooperate better, and rhinoceros to be more bad-tempered. वो कहता है कि इंसान जो है मिडिल ऑफ फूड चेन से जो है वो टॉप ऑफ फूड चेन तक पहुंचा, इसके भी कई कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। वो कहता है जैसे जो दूसरे एनिमल पिरामिड के फूड चेन के टॉप पर हैं, जैसे कि लॉयंस हो गया, शार्क हो गया, ये बहुत धीमे धीमे मिलियंस ऑफ ईयर में वो डेवलप हुए हैं। और इससे क्या हुआ कि इकोसिस्टम में एक चेक एंड बैलेंस बन गया कि ये कितना शिकार करेंगे, कितने शिकार जो जिन जीवों को शिकार करते हैं वो अपने को बचाने के लिए क्या डेवलप करेंगे। तो एक प्रकार से को इवोल्यूशन हुआ है, सब साथ मिलकर डेवलप हुए हैं, इसलिए चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। पर इंसान क्या हुआ, इंसान जो है वो तेजी से डेवलप हुआ है इसमें। इन कंट्रास्ट ह्यूमन काइंड ascended to the top so quickly that the ecosystem is not given time to adjust. जबकि मनुष्य का जो इवोल्यूशन है इस चीज़ को लेके फूड चेन में जो पोजीशन का चेंज है वो बहुत तेज हुआ है, तो इकोसिस्टम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए इंसान इकोसिस्टम को ज़्यादा डैमेज कर रहा है। टाइगर डैमेज नहीं कर रहा है, इंसान डैमेज कर रहा है। Most top predator of the planet are majestic creatures. Millions of years of dominion have filled them with self-confidence. Sapiens, by contrast, is more like a banana republic dictator. वो कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द टॉप प्रेडेटर हैं वो धीमे धीमे डेवलप हुए थे, एक अमेजिंग क्रिएचर है वो, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए जो है धीमे धीमे डेवलप हुए, क्योंकि वो प्रकृति ने उनको डेवलप किया है, ठीक है। इंसान होमो सेपियन जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता, दिमाग का उपयोग करके वो खुद से सो घोषित हो गया वो टॉप ऑफ द चेन पे जाके। हैविंग सो रिसेंटली बीन वन ऑफ द अंडरडॉग ऑफ सवाना, we are full of fears and anxieties over our position, which makes us doubly cruel and dangerous. Many historical calamities, from deadly wars to ecological catastrophe, have resulted from this overhastism. वो कहते हैं
कि जो है वो इंसान सवाना के जंगलों में डर कर रहा करता था, बहुत चिंताएं थी उसकी, डर था बहुत सारा उसका। उसके बाद जो है वो धीमे धीमे इवॉल्व हुआ और जो है वो हिंसक भी हो गया वो और क्रूर भी हो गया वो, ठीक है। कई सारे वॉर लड़े गए यहाँ पे के, कई सारे इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ हुए वहाँ पे, और फाइनली जो है हम जम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक हिस्से की कि हमने फूड चेन में कैसे अपनी पोजीशन को बदला है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम इस बुक को तो कम से कम पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे इसको आप पसंद करें या ना करें। पर मेरा मानना ये है कि इस बुक को यदि एक बार नहीं पढ़ा आपने तो आप बहुत कुछ चूक जाएंगे। आपके मतलब एक जो पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत बड़ा डेवलप करती है बुक। मैं चौथी पाँचवीं बार बुक को पढ़ रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। और फैंटास्टिक बुक है, फैंटास्टिक बुक है। मतलब युval नोआ हरारी ने ये अमेजिंग बुक लिखी है और पूरे फुल ऑफ एविडेंसेस है, जितनी भी साइंस की चीज़ें हैं वो उसमें डाली हुई है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।